हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हमारा आज का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट करते हुए हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। तो सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी है सेंट्रल बैंक की। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो इसमें क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत सारे मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं मैनेजमेंट करने में मनी सप्लाई की और इंटरेस्ट रेट की। तो बहुत सारे टूल्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, जो कि हेल्प करते हैं कि कितनी मार्केट में मनी सप्लाई रहे और इंटरेस्ट रेट क्या है। और ये पॉलिसी डिटरमाइन की जाती है हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा, मतलब जो हमारा एमपीसी की कमेटी बैठती है उसके थ्रू। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है और बेसिकली तीन टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी हो सकती है: कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी या फिर न्यूट्रल। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मनी सप्लाई को कम करना, एक्सपेंशनरी का मतलब है मनी सप्लाई को बढ़ाना, और न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल होना। ठीक है, नेक्स्ट। अभी आरबीआई ने मैंडेट टू कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे आया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई थी। स्टार्टिंग में क्या होता था, जो गवर्नर है आरबीआई का, वो बताते थे कि क्या होंगी पॉलिसी रेट्स, बट मई 2016 में काफी ज्यादा अमेंडमेंट्स हुई, स्टैट्यूटरी बेसिस बना दिया गया और फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क आ गया। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल बाद सेट करती है जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट है इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। तो अभी जो करंट टारगेट चल रहा है वो है सीपीआई इन्फ्लेशन का 4% प्लस माइनस 2%। तो जो हमारा अपर टॉलरेंस लेवल है दैट इज 6% और जो लोअर टॉलरेंस लेवल है दैट इज 2%। तो जो इन्फ्लेशन है दैट शुड बी बिटवीन 2% टू 6%, मतलब 4% में से प्लस माइनस 2% करके जो हमारा करंट सीपीआई इन्फ्लेशन का टारगेट है। अब किस सिचुएशन में फेलियर माना जाएगा कि आपने जो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट फ्रेमवर्क है उसको पूरा नहीं किया? तो वो तब माना जाएगा कि अगर आपका एवरेज इन्फ्लेशन मोर देन यूटीसी, मतलब जो आपका अपर टॉलरेंस लेवल है जो कि 6% है, उससे ज्यादा होता है, या फिर जो लोअर टॉलरेंस लेवल है जो कि 2% है उससे कम होता है एवरेजली, हम माने फॉर द 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, तो फेलियर माना जाएगा। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, उसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ये 6 मेंबर कमेटी होती है। और मैंने आपको बताया कि जो पहले पॉलिसी रेट्स थे वो गवर्नर ऑफ आरबीआई डिटरमाइन करते थे, और बाद में अमेंडमेंट के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से सेक्शन में अमेंडमेंट हुई आरबीआई एक्ट के। सो आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 45Z(b) में अमेंडमेंट की गई। क्वारम मतलब मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए मीटिंग के लिए, दैट इज 4 मेंबर्स। हर एक जो 6 मेंबर है उसमें हर एक मेंबर के पास एक ही वोट होता है, और जो गवर्नर है उसके पास कास्टिंग वोट होता है। मतलब अगर इनके टाई हो जाए तो एक एडिशनल सेकंड वोट किसके पास होता है? गवर्नर के पास होता है, आरबीआई के। 14th डे मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स पब्लिश किए जाते हैं, और वंस इन 6 months रिपोर्ट फॉर सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन एंड फोरकास्ट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर द नेक्स्ट 16 to 18 months की जाती है। मतलब हर एक 6 महीने में एक बार सोर्स बताया जाता है कि क्या कारण है इन्फ्लेशन की। ठीक है, और जितने भी मेंबर्स हैं ये यूजुअली जो ऑफिस है वो होल्ड करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years और लेस। और जो गवर्नर ऑफ आरबीआई है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरपर्सन होती हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एमपीसी का चेयरमैन कौन होता है? गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो 3 मेंबर आरबीआई के होंगे, 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेगी। तो जो गवर्नर है वो तो चेयरपर्सन हो गया, मतलब गवर्नर हमेशा एमपीसी का मेंबर होगा और चेयरपर्सन होगा। और इंचार्ज कौन होगा मॉनेटरी पॉलिसी का? डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। और एक ऑफिसर जो आरबीआई नॉमिनेट करती है बाय द सेंट्रल बोर्ड, वो 3 पर्सन होंगे। ठीक है, और बाकी 3 मेंबर्स कौन नॉमिनेट करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको एग्जाम से पहले वो 6 के 6 मेंबर्स लर्न करके जाने हैं फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और जो ये कमेटी है बाय मंथली मिलती है, मतलब हर एक 60 डेज बाद मिलती है मिनिमम, मतलब बाय मंथली मतलब साल में 12 महीने होते हैं, तो बाय मंथली मिलती है, मतलब 6 बार मिलती है साल में। अर्लियर ये 45 डेज होता था, बट उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद इसको 60 डेज कर दिया गया। अभी 2 फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक है एफएमओडी, वो क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, जो कि ऑपरेशनलाइज करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। और दूसरा है फाइनेंशियल मार्केट कमेटी, जो कि रिव्यू करती है डेली कि क्या क्या सिनेरियो चल रहा है।
ठीक है, नेक्स्ट है, अभी मॉनेटरी पॉलिसी में काफी सारे स्टांस लिए जाते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि जब रेट्स डिसाइड हो जाते हैं, मतलब रेपो रेट वगैरह ये सारे रेट्स डिसाइड हो जाते हैं, उसके एंड में एक मतलब लाइन मेंशन होती है कि एमपीसी हैज अ कमोडेटिव स्टांस, हॉकिश स्टांस, डॉविश स्टांस। तो ये स्टांस क्या होता है? स्टांस मतलब स्टैंड पॉइंट, या फिर हम बोले पर्सपेक्टिव, या फिर पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली ये 3 तरह के स्टांस होते हैं। एक तो होता है हॉकिश स्टांस, एक होता है डॉविश स्टांस, और एक होता है अकोमोडेटिव स्टांस। यूजुअली जो इजी मॉनेटरी पॉलिसी जब चलती है, मतलब जहां पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम ना हो, तो उसमें अकोमोडेटिव स्टांस वर्ड यूज किया जाता है। अकोमोडेटिव मतलब इजी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब है एक्सपैंड करना है ओवरऑल मनी सप्लाई को और इंक्रीज करनी है स्पेंडिंग। ये इजी नहीं है जो ये हॉकिश और डॉविश है। इसमें क्या है, जो हॉकिश है इसमें क्या है, ये फेवर करती है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई हो, ताकि जो बोरोइंग्स हैं वो लो हो जाए। और जो डॉविश स्टांस होता है इसमें क्या है, लो इंटरेस्ट रेट हो, ताकि जो बोरोइंग्स हैं वो हाई हो जाए और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा दी जाए। ठीक है, अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉनेटरी पॉलिसी में जो आता है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स 2 तरह के हो सकते हैं, मतलब 2 तरह के टूल्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में। या तो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स या होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स ना यूजुअली मतलब हम जैसे ये CRR, SLR, ये जो चीजें मेंटेन होती है, दीज आर मेंटेन विद रिस्पेक्ट टू द NDTL। अभी NDTL की फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। NDTL की फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। ठीक है, अब मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में हम क्वांटिटेटिव टूल्स पहले पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव टूल में हमारा सबसे पहला टूल है कैश रिजर्व रेशियो, इसको CRR भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे डिफाइंड है, ये सेक्शन 42 ऑफ RBI एक्ट में डिफाइंड है। इसमें क्या है कि RBI को अपना कुछ परसेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना पड़ता है। वो बैंक के वॉलेट में भी स्टोर हो सकता है या RBI को भी भेजना पड़ सकता है, दैट डिपेंड्स। और CRR पर बैंक्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव टूल है SLR। SLR का है क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो बैंक को कुछ परसेंट अपना इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखना पड़ता है। SLR मैक्सिमम 40% हो सकता है। 40% मैक्सिमम मतलब RBI तय कर सकती है, मैक्सिमम है 0 to 40% के बीच में RBI तय कर सकती है। और SLR पे भी कोई इंटरेस्ट एज सच नहीं मिलता, बट जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उस पर कुछ प्रोपोर्शन इंटरेस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट टूल है मॉनेटरी पॉलिसी का, दैट इज MSF। MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब अगर किसी बैंक को ओवरनाइट फंड्स की शॉर्टेज है और ओवरनाइट फंड्स चाहिए, तो वो अपनी SLR सिक्योरिटी, जो कि SLR सिक्योरिटी 1 to 3% ऑफ NDTL प्लेज करके लोन ले सकती है। और इस पे उसको मतलब MSF मतलब वो रेट लग जाएगा उस पे बैंक्स को लेने के लिए। ठीक है, MSF क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओवरनाइट प्लेज कर सकती है SLR सिक्योरिटी, और वो सिर्फ 1 to 3% ऑफ देयर NDTL हो सकता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, OMO भी बोलते हैं। ये ई कुबेर पे सेल होती है, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है बैंक रेट। बैंक रेट एक तरह का पीनल रेट है, मतलब अगर कोई भी बैंक अपना CRR या SLR नहीं मेंटेन कर पा रहा, तो अगर 1 डे नहीं मेंटेन कर पा रहा तो +3% लग जाता है उन पे रेट, और अगर सेकेंड डे भी नहीं मेंटेन कर पा रहा तो जो भी रेट चल रहा है बैंक रेट +5% उन पे सेकेंड डे लग जाता है। ठीक है, अभी रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का फुल फॉर्म है रीपर्चेज अग्रीमेंट। इसको पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है जो रेपो रेट है। इसमें क्या है कि अगर किसी भी बैंक को RBI से पैसे चाहिए तो उनको जिस रेट पे मिलेंगे दैट इज रेपो रेट। रेपो रेट इज रीपर्चेज एग्रीमेंट, और इसमें कोलेटरल जमा करवाना पड़ता है। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। तो अगर इसमें क्या है, अगर किसी बैंक के पास कुछ अमाउंट सरप्लस है तो वो RBI को दे देगी, और उस पर जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा दैट इज रिवर्स रेपो रेट। और लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में मतलब रेपो रेट प्लस रिवर्स रेपो रेट। तो जो टुगेदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्योंकि जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टली लिक्विडिटी पर इफेक्ट डालते हैं। सो लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी में क्या क्या आएगा, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो रेपो रेट है दैट इज ऑलवेज मोर देन रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हमेशा ज्यादा होगा रिवर्स रेपो रेट से। नेक्स्ट एक दो ना आजकल नई टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो है MSS। MSS क्या है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का मतलब है कि अगर
मतलब आरबीआई चाहती है कि वो एक्सेस लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करे, तो वो क्या करती है, विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज केप्ट विद द आरबीआई, और इस पे जो इंटरेस्ट पे करेगा वो कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे हैं, और आरबीआई चाहती है कि वो एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना चाहती है, तो वो क्या करेगी, सेल कर देगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ऑब्वियसली जब सेल करेगी तो जो मार्केट में जितना भी लिक्विडिटी है या जितना भी पैसा है वो किसके पास आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा, और लोगों के पास क्या चली जाएंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज चली जाएंगी। नेक्स्ट है एसडीएफ। एसडीएफ क्या है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ठीक है, ये वैसे उर्जित पटेल कमेटी ने रिकमेंड की थी मॉनेटरी पॉलिसी 2013 में, और 2018 में अमेंड हुआ सेक्शन 17 ऑफ आरबीआई एक्ट और इंट्रोड्यूस कर दिया गया एसडीएफ, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इट इज एन एडिशनल टूल टू एब्जॉर्ब द लिक्विडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ये अनकोलेटरलाइज्ड होती है, और ये रेपो रेट से -0.25% होती है। ठीक है, जितना भी रेपो रेट चल रहा होगा उससे 0.25% कम होती है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब हम करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। तो मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर क्या है कि जो एमएसएफ है, रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है। आपको मैंने बताया कि एमएसएफ सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ओवरनाइट चाहिए किसी भी बैंक को, तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसके बाद रेपो रेट उससे ज्यादा होगा, और रिवर्स रेट एमएसएफ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद होगा सेकंड नंबर पे रेपो रेट, और थर्ड नंबर पे क्या होगा, सबसे कम रिवर्स रेपो रेट। तो इनकी जो विड्थ है दैट इज द मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। अभी जब से एसडीएफ दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से जो डिपेंडेंसी है रिवर्स रेपो रेट पे वो थोड़ी कम हुई है, और इनकी जो विड्थ है दैट डिटरमाइंस द मॉनेटरी पॉलिसी कॉरिडोर। ठीक है, और इसमें एक और चीज, कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी बैंक को पैसा चाहिए बोरो करने के लिए, वो इन्हीं टूल्स को क्यों यूज करेगा, क्योंकि वो बाहर से भी तो पैसे ले ही सकते हैं ना बैंक से, अगर उनको शॉर्ट हो जाए, कॉल मनी मार्केट से भी बाय कर सकते हैं। बट ये क्या है कि अगर इनको आरबीआई को अपना प्रॉपर कंट्रोल चाहिए तो ऑलरेडी ये असाइन कर लेते हैं अपने आप को विद द कॉल मनी मार्केट एवरेज ऑफ 14 डेज लेके, ताकि जो डिमांड एंड सप्लाई है वो उनको कंट्रोल कर पाए आरबीआई। सो ये ऑलरेडी अलाइन होता है विद द कॉल मनी मार्केट, जिसमें एवरेज ली जाती है 14 डेज की। नेक्स्ट है ट्राई पार्टी रेपो। ये एक दो चीजें मैंने आपको एंड में वैसे बताई है, ये टूल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्राई पार्टी रेपो ये टूल नहीं है, टूल हमने यहाँ तक कर लिए थे कंप्लीट। ठीक है, ये हमारे टूल्स हैं जितने भी हमने पढ़े, सीआरआर, एसएलआर, एमएसएफ, ओएमओ, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएस और एसडीएफ। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट आपको बता रही हूँ, दैट इज ट्राई पार्टी रेपो। ये क्या है, ये हेल्प करता है कॉर्पोरेट्स को मनी बोरो करने के लिए। तो ट्राई पार्टी रेपो में बेसिकली नाम से क्लियर हो रहा है, तीन पार्टी है, मतलब एक बोरोअर होगा, एक लेंडर होगा और एक ट्राई पार्टी एजेंट होगा। तो ट्राई पार्टी एजेंट बेसिकली क्या था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 2019 में ऑथराइजेशन मिली थी, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसको 2018 में ऑथराइजेशन मिल गई थी। तो ये क्या है, जो ट्राई पार्टी एजेंट है दैट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएटरी, जो कि कोलेटरल की कस्टडी रखता है, पेमेंट में हेल्प करता है और गारंटीड सेटलमेंट में हेल्प करता है। तो बोरोअर और लेंडर वैसे तो आपस में खुद इंटरैक्ट करते हैं, बट अगर इनकेस उनमें ट्राई पार्टी एजेंट इन्वॉल्व हो जाए जो कि एज अ इंटरमीडिएटरी एक्ट करे, सो दैट इज अ ट्राई पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वांटिटेटिव टूल्स पढ़ लिए, अभी हम करने जा रहे हैं क्वालिटेटिव टूल्स। तो अभी सबसे पहले हमारा क्वालिटेटिव टूल है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन में क्या है, आरबीआई प्यार से समझाएगा बैंक्स को, अगर बैंक्स मान जाते हैं प्यार से दैट इज अ मॉरल सुएशन, बट अगर नहीं मानेगा तो लातों की भूत बातों से नहीं मानते ना कई बार, तो आरबीआई क्या करेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेगा, डायरेक्ट एक्शन ले लेगा। सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव टूल। नेक्स्ट क्या है, आरबीआई पब्लिसिटी कर सकता है। आपको पता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बहुत ही वास्ट टॉपिक है, आने वाली वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में फिक्सेशन ऑफ कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि आपको इस सेक्टर को मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा। ये हो गया प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ताकि हर एक क्षेत्र का अच्छे से विकास हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को लोन टू वैल्यू रेशियो भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है कि आपको कितना मार्जिन चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो आपको 1 लाख का लोन लेने के लिए 1,20,000 की जो कोलेटरल है उसको गिरवी रखना पड़ेगा। या फिर वो बढ़ा सकते हैं कि मार्जिन, अगर आपको 1 लाख का लोन चाहिए तो आपको 1,20,000 नहीं 1,50,000 का कोलेटरल गिरवी रखना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना कम लोग लेना प्रेफर करेंगे ना, लोग कि इतना यार मेरे को 1 लाख का लोन चाहिए, 1,50,000 की मैं एसेट क्यों रखूं। तो मतलब ये चीज हो जाती है कि कितनी मार्जिन रिक्वायरमेंट है बिटवीन द लोन टू द वैल्यू ऑफ कोलेटरल की जो रेशियो है। ठीक है, वो चीज। नेक्स्ट, अभी आपको पता है कि हम ये पढ़ रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी, तो आपको मनी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए कि मनी की डिमांड एंड सप्लाई कैसे होती है।
तो अभी हमने मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स तो पढ़ लिए। तो बेसिकली जो केन्स था, जॉन केन्स था, उन्होंने बोला था कि लोग पैसा लिक्विड फॉर्म में क्यों रखते हैं, क्योंकि लोगों के बेसिकली 3 तरह के मोटिव होते हैं, या तो कोई ट्रांजैक्शन करना, या अनसर्टेनिटी का प्रिकॉशनरी मोटिव हो सकता है, या स्पेकुलेटिव मतलब पैसे से पैसा कमाना। तो बेसिकली 3 मोटिव होते हैं। जॉन केन्स ने बोला था कि 3 मोटिव होते हैं मनी के, दैट कुड बी ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव या फिर स्पेक्यूलेटिव मोटिव। ठीक है, अभी मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। सो मनी सप्लाई क्या है? कितना पैसा है इकोनॉमी में एट अ गिवन टाइम, सो दैट इज मनी सप्लाई। और एक चीज हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, मनी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैश रिजर्व रेशियो। मनी सप्लाई हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी CRR से। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी दैट इज M3 ओवर टोटल स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी, जिसको M0 भी बोलते हैं। तो मनी मल्टीप्लायर क्या है? M3 डिवाइडेड बाय M0। M0 को रिजर्व मनी या फिर होट मनी भी बोलते हैं। अगर किसी भी बैंक को, या वैसे हमें मनी सप्लाई बढ़ाना है तो मनी मल्टीप्लायर को इंक्रीज करना पड़ेगा, दैट मीन्स CRR को डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर और CRR का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। या फिर RBI को अपने एसेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, दैट मीन्स G6 सिक्योरिटीज इंक्रीज करनी पड़ेंगी, या फिर फॉरेक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। बैंकिंग पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है, बूम पीरियड हो, या फिर जो पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी वो चीप है या एक्सपेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मनी सप्लाई के एग्रीगेट्स क्या है। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में बताया कि मनी मल्टीप्लायर क्या है, M3 ओवर M0। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये सब है क्या, इनको भी डिटेल में देखते हैं। तो RBI ने कैलकुलेशन करने के लिए बहुत सारे कंसेप्ट दिए हैं मनी सप्लाई के, और इनको मेजर्स ऑफ मनी एग्रीगेट्स या फिर मनी सप्लाई एग्रीगेट्स के नाम से भी जाना जाता है। तो मनी सप्लाई एग्रीगेट्स क्या क्या है? M1, M2, M3, M4 और M0। सबसे पहले हम M0 से स्टार्ट करते हैं। M0 को रिजर्व मनी भी कहा जाता है। रिजर्व मनी का मतलब है कितना पैसा सर्कुलेशन में है, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI एंड अदर डिपॉजिट विद RBI। तो RBI के पास कितने डिपॉजिट्स हैं प्लस कितना पैसा सर्कुलेशन में है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है M1। M1 को नैरो मनी भी बोलते हैं। इसमें क्या है? करेंसी विद पब्लिक। पब्लिक के पास कितना पैसा है, मतलब करेंसी इन सर्कुलेशन इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स कितना है, प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक विद द बैंक, जो कि वेरी लिक्विड एसेट्स हैं। तो M1 में सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे और इसी वजह से इसको नैरो मनी भी बोलते हैं। M2 में क्या है? M1 तो सारा है ही है, प्लस साथ में हमने ऐड कर दिया पोस्ट ऑफिस के जो सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं, तो ये हमारा हो गया M2। अभी M3 क्या है? M3 में हमारा M2 तो है ही है, साथ में टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दिया गया विद द बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट्स ऑफ द RBI। सो इसलिए M3 एंड M4 क्या है? ब्रॉड मनी है। उसके बाद M4 क्या है? M4 में M3 वाला तो सारा है ही है, प्लस उसमें ऑल अदर डिपॉजिट्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस भी एड अप हो चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। M1, M2, M3, M4 और M0। M0 क्या है? रिजर्व मनी। M1 में क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन या करेंसी विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट्स। M2 में हमने सेविंग डिपॉजिट्स जो पोस्ट ऑफिस में उनको भी ऐड कर दिया। M3 में हमने टाइम डिपॉजिट्स को भी ऐड कर दिया, और M4 में जो ऑल अदर डिपॉजिट्स हैं विद द पोस्ट ऑफिस उनको भी ऐड अप कर दिया। मेनली हम M0, M1 और M3 को यूज करते हैं, और ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि M3 ओवर M0 हम उससे क्या निकालते हैं, जो मनी मल्टीप्लाई है दैट, उसका फॉर्मूला क्या है? M3 डिवाइडेड बाय M0। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा सारा कंसेप्ट। अभी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ।